बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायो बायोट्रिक्स। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बायो एनर्जेटिक यूनिट से रिस्पिरेशन के बारे में और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ग्लाइकोलिसिस। तो बच्चों, ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है? ग्लाइको का मतलब है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है, ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज यानी शुगर, और लेसिस का मतलब है स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन, यानी ग्लूकोज या शुगर का ब्रेकडाउन होना। ग्लूकोज और शुगर को यानी ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करते हैं और उससे क्या बनाते हैं? एटीपी। और इस एटीपी को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए हम इस एटीपी को यूज़ करते हैं। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हर यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में होता है। और ये कहाँ पे होता है? सपोज ये मैंने लिया एक सेल और ये है सेल का साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, दिस इज यूकैरियोटिक सेल, दिस इज यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी साइटोप्लाज्म में, यानी ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा साइटोप्लाज्म में। और ये स्टेप बाय स्टेप होगा, एक स्टेप नहीं होगा, इसमें 10 स्टेप्स होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं? 10 स्टेप। और इससे हम फिर थोड़ा थोड़ा करके हम इससे एनर्जी बनाएंगे। ग्लूकोज के हर एक कार्बन को हम ब्रेक करेंगे और इससे एनर्जी निकालेंगे। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे और इससे बनाएंगे पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। चूंकि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। 3 कार्बन कंपाउंड मतलब कि अगर हम ग्लूकोज को देखें तो वहाँ पे 6 कार्बन हैं, तो पायरुविक एसिड के यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी 3 कार्बन के। ठीक है, और ये कहाँ पे होगा? सेल के साइटोप्लाज्म में। अगर ये यूकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल में एक ऑर्गेनेली होती है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। दिस वी कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये पायरुविक एसिड मजीद जाएगा कहाँ पे? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और मजीद इससे एटीपी रिलीज होगा। यानी जो यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने एटीपीज बनेंगे? 38 एटीपी। 38 एटीपीज यहाँ से बनेंगे। और ये क्या होगा? ये ग्लूकोज जो है ये मुकम्मल तौर पे ब्रेक डाउन होगा। और यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, और वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसकी ये जो ETC चेन हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहाँ पे ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। इसलिए यूकैरियोटिक सेल को हम एरोबिक ऑर्गेनिज्म या एरोबिक रिस्पिरेशन जो यूकैरियोटिक सेल में होता है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में। अगर हम बात करते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल की, सपोज ये हमने लिया एक प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स में क्या आता है? तमाम बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में क्या होगा? ग्लूकोज जो है उनकी ब्रेकडाउन होगी, पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। और ये 2 मॉलिक्यूल जो है ये फिर से सेल पे डिपेंड होगा कि यहाँ पे लैक्टिक एसिड का होगा, फर्मेंटेशन होगा, या फिर अल्कोहलिक या फिर फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है
तो यहाँ पे अल्कोहल भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी। और अगर हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड की, तो जस्ट लैक्टिक एसिड बनेगा और यहाँ से बहुत ही कम मिकदार में यानी 2 ATP बनता है। और ये क्या है, यहाँ पे इस रिस्पिरेशन को क्या बोलते हैं कि कोई माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बहुत ही कम मिकदार में ATP रिलीज हो रहा है और कोई ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद नहीं है। और ये कहाँ पे हो रहा है ये प्रोसेस, ये रिस्पिरेशन कहाँ पे है, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं या एनएरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और अब जस्ट हम ग्लूकोज को नहीं लेते, यानी ग्लाइकोलाइसिस जो है वो जस्ट ग्लूकोज को हम नहीं लेते एज ए सबस्ट्रेट। यहाँ पे हम अगर ह्यूमन की बात करें, अगर कोई बंदा है वो भूख हड़ताल कर लेता है, तो कई दिन से वो रोटी नहीं खा रहा, कुछ नहीं, चावल नहीं खा रहा, तो उसके बॉडी में कहाँ से आएगा कार्बोहाइड्रेट, कहाँ से आएगा ग्लूकोज। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी जो है उसको तो एनर्जी चाहिए होती है, तो वो किसी चीज़ को तो तोड़ेगी। तो वो अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा तो वो क्या कर लेता है, तो वो फैट्स को तोड़ देता है, फैट्स से फिर ATP बनाता है। अगर फैट्स भी ख़त्म हो गए हैं उनके पास तो क्या बनाएगा, क्या होगा, फिर प्रोटीन्स को तोड़ेगा, प्रोटीन्स को तोड़ के फिर क्या बनाएगा, ATP। अगर हम बात करते हैं एक प्लांट सेल की, सपोज ये हमने लिया प्लांट सेल, दिस इज प्लांट सेल। प्लांट चूंकि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्गेनेली होती है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज फिर साइटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में इसकी ग्लाइकोलाइसिस होगी, यानी इसकी ब्रेक डाउन होगी। ग्लाइकोलाइसिस में कितने स्टेप में ये ब्रेक डाउन होगा, 10 स्टेप्स में, यानी आहिस्ता आहिस्ता। और कितनी एनर्जी निकलेगी, 2 ATP। क्या बनेगा इससे, 2 पायरोविक एसिड, पायरोविक एसिड। ये 2 पायरोविक एसिड फिर इस सेल में जाएगा। प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं, यूकैरियोटिक प्लांट सेल की, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और यहाँ से 38 ATP नेट हमारे पास यील्ड होगा। इस एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बर्न करके इससे हमारे पास 38 ATPs बनेंगे। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो ग्लूकोज से शुरू होता है और पायरोविक एसिड तक होता है यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस पे जिन बंदों ने काम किया था, एक का नाम है एम्डन, दूसरा है मयरहूफ और तीसरा है परनास। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को हम EMP पाथवे भी बोलते हैं, EMP। ये इन बंदों ने इस पे काम किया था। अब देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की ब्रेकडाउन कैसे होती है, साइटोप्लाज्म में कैसे ब्रेकडाउन होता है और स्टेप बाय स्टेप इससे कैसे एनर्जी निकलती है। ये हमने लिया एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, दिस वी टेक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमने लिया। अब यहाँ पे हम ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज। इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे नहीं, हेक्सोकाइनेज की मदद से। हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है, इसकी मदद से हम इस ग्लूकोज में एक फास्फेट ग्रुप ऐड करेंगे। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या मतलब है, ग्लूकोज के कितने कार्बन हैं, ग्लूकोज में C6 है, 12 हम लिखते हैं ना, ग्लूकोज में 6 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है इसके। यहाँ पे हम एक फास्फेट ग्रुप ऐड करते हैं यहाँ पे, यानी 6 कार्बन पे हम एक फास्फेट ग्रुप ऐड करेंगे। जब 6 कार्बन पे हम एक फास्फेट ग्रुप ऐड करते हैं तो हम ये फास्फेट कहाँ से लाएंगे, यहाँ पे जो सेल में मौजूद
यानी सेल के साइटोप्लाज्म में जो मौजूद एटीपी होता है, एटीपी क्या है? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। उनके पास ट्राइफॉस्फेट मतलब कि 3 फॉस्फेट होते हैं। इससे हम एक फॉस्फेट लेंगे, इसको हम चेंज करेंगे एडेनिन डाइफॉस्फेट में, यानी एक फॉस्फेट हम यहाँ से एटीपी से ले लेंगे, वो हम अटैच कर देंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ, यानी ग्लूकोज के साथ। और ग्लूकोज क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे पास बन जाएगा। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा? ये हेक्सोकाइनेज की मौजूदगी में होगा। अब नेक्स्ट क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमें अच्छा नहीं लगता, हम इसकी शक्ल चेंज करना चाहते हैं। शक्ल का क्या मतलब है? हम इसके आइसोमर्स बनाते हैं। आइसोमर्स क्या होता है? सेम केमिकल फार्मूला होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सपोज ये हम कोई सा भी हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, कोई सा भी OH, ये जो भी मॉलिक्यूल इससे बन रहा है, तो यहाँ पे OH इसके लेफ्ट साइड पे है। अगर हम OH इसके इस साइड पे लगा लें तो ये क्या बन जाएगा? आइसोमर। ठीक है, जस्ट इसका स्ट्रक्चर हमने चेंज कर दिया है, बाकी केमिकल फार्मूला तो वही है लेकिन स्ट्रक्चर हमने इसका चेंज कर लिया है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोमर्स। अब ग्लूकोज का आइसोमर्स क्या हम बनाएंगे? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी फ्रक्टोज को हम लेंगे, ये हमने लिया फ्रक्टोज, ग्लूकोज के जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी जस्ट ग्लूकोज का हमने क्या बनाया? आइसोमर्स। यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम काम करेगा, आइसोमरेज। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमने चेंज कर दिया है। वो भी 6 कार्बन का कंपाउंड है लेकिन उसके जो ग्रुप्स है वो थोड़े से इधर उधर कर लिए हैं, तो ये बन गया है सेकंड स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हम एक और अब ऐड करेंगे, क्या? फॉस्फेट ग्रुप। इसमें एक ही फॉस्फेट है, यानी 6 कार्बन पे एक ही फॉस्फेट है। इस फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होंगे, यानी इसमें भी फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6, और एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। जस्ट इसकी वो जो पोजीशन हमने चेंज की है, इसमें भी ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे हम इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना चाहते हैं। एक फॉस्फेट ग्रुप तो फ्रक्टोज में है, अब इसमें हम एक और ग्रुप ऐड करना चाहते हैं फॉस्फेट का, तो क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6, यानी 1 कार्बन पर भी हम अटैच करेंगे एक फॉस्फेट और 6 पे ऑलरेडी है। 1,6 जब 2 फॉस्फेट होंगे तो बेस बनेगा। बेस मतलब कि 2 बेस फॉस्फेट। तो क्या मतलब हुआ? 6 कार्बन का कंपाउंड तो है फ्रक्टोज, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, और इसके इस साइड पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं, और अब हमने यहाँ पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर लिया है। अब ये फॉस्फेट कहाँ से हम लाएंगे? अब यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे? एक एटीपी हम यूज़ करके उससे हम एक फॉस्फेट निकाल देंगे और एटीपी बन जाएगा एडीपी। ठीक है, ये हमने क्या? फ्रक्टोज में भी एक फॉस्फेट और ऐड कर दिया और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना लिया। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो अनस्टेबल कंपाउंड है। अब ये टूट जाएगा, जब टूटेगा तो क्या बनेगा इससे? जब ये टूट जाएगा, सपोज ये हमने लिया, यहाँ से 2 कंपाउंड बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल, ये दरमियान क्योंकि ये अनस्टेबल हैं, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा? PgAl3 फॉस्फेट, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा DHAP। अब PgAl, यानी ये भी क्या है? ये भी ट्रायोस फॉस्फेट है, ये भी ट्रायोस फॉस्फेट है, क्योंकि ये क्या है? ये
ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट जो है इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो ये जब दरमियान में टूट जाएगा, सपोज ये यहाँ से टूट जाएगा तो यहाँ पर भी 3 कार्बन और एक फास्फेट आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी 3 कार्बन और एक फास्फेट आ जाएगा, यानी 2 ट्रायोज हमारे पास बन जाएंगे और डिफरेंट टाइप के। एक होगा डाप, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको हमें यहाँ लिख लेती हूँ, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट, पी का मतलब है फास्फेट। एक ये हमारे पास बन गया ट्रायोस फास्फेट, और PgAl से क्या बन गया है, PgAl का मतलब है फास्फो ग्लाइसरल यानी अल्डिहाइड ग्रुप बन गया है, ग्लाइसरल डिहाइड और कितने 3 फास्फेट, यानी ये 2 ट्रायोस हमारे पास बन गए हैं। किस चीज़ से, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये दरमियान में टूट जाएगा, 2 कंपाउंड हमारे पास बनेंगे, एक डाफ यानी डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है और उसके साथ एक फास्फेट ग्रुप है, और एक PgAl फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनेगा, जो वो भी 3 कार्बन का कंपाउंड है और उसके साथ एक फास्फेट ग्रुप है। अब ये क्या है, ये एक दूसरे के साथ एंटर कन्वर्ट, मतलब एक दूसरे में ये कन्वर्ट होते हैं, ये यहाँ भी कन्वर्ट हो सकता है और ये यहाँ पर भी। और प्लांट सेल में डाफ यूज़ नहीं होता, और आगे PgAl यानी फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड को हम मज़ीद ब्रेक डाउन करेंगे और इससे फिर हम ATP बनाएंगे। यहाँ पर यानी ग्लाइकोलाइसिस से जो यहाँ तक का स्टेप हैं 1 2 3 4 5 यानी 5 स्टेप तक, इसको प्रिपरेटरी फेज बोला जाता है। यानी यहाँ पे हम एनर्जी यूज़ करेंगे, ग्लूकोज को हम इस तरह तैयार करेंगे कि तो उससे वो एनर्जी हम उससे क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी यूज़ होगी। जबकि आगे इससे जो फेजेस होंगे यानी 5 जो स्टेप्स होंगे उससे हम फिर एनर्जी निकालेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये मैं यहाँ से मिटा देती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो ये मैं मिटा देती हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अब यहाँ पे जो डाप बन गया है, ये डाप जो है ये दोबारा से बना लेगा PgAl, यानी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम फिर आगे लेके जाएंगे। अब जब एक मॉलिक्यूल तो PgAl का बन गया है, एक डाप का भी बन गया है, और डाप जो इसमें चेंज हो गया है PgAl में, यानी एक ग्लास जो है हमने उसको फिर वो दूसरे ग्लास में उंडेल दिया है। एक ग्लास हमने 2 ग्लास हमने लिए, जैसे कि ये 2 ग्लास हैं, उनको हमने आधा आधा दूध से भर लिया है। अब ये सपोज करो ये डाप है, दिस इज़ डाप, और ये क्या है PgAl। अब इस ग्लास को हमने इसमें उंडेल दिया है, यानी डाप को हमने इसमें उंडेल दिया, ये ग्लास जो है ये फुल भर गया है, यानी 2 इसमें जो पहले 2 ग्लास थे अब इसमें 2 PgAl के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। पहले ये डाप का था और डाप से अब हमने PgAl का एक ही ग्लास भर दिया है और इसमें 2 अमाउंट ऑफ जो ग्लास भरे थे पहले उससे एक ग्लास हमने भर दिया है। ठीक है, अब इस डाप को हमने उंडेल दिया है PgAl में। अब PgAl के कितने मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे लेंगे, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि डाप हमने इसमें डाल दिया है। अब आगे देखते हैं कि 2 PgAl, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये मैं थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ ताकि नज़र आए। ये जो 2 PgAl है यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2 PgAl, मैं शॉर्टली लिख लेती हूँ फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, यहाँ पे लिख ही लेती हूँ फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। कितने मॉलिक्यूल हैं इसके, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसको हम आगे लेके जाएंगे कि क्या होता है। अब फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड को इसकी हम क्या करेंगे,
इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे। अब ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है ये ऑक्सीडेशन, हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन फेज। और ये जो प्रोसेस था ये प्रिपरेटरी फेज है। नाउ दिस इज ऑक्सीडेशन फेज। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, फास्फोग्लाइसोल्डिहाइड 3-फास्फेट की ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा, हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, रिमूव होगा यहाँ से, यानी फास्फोग्लाइसोल्डिहाइड से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। यहाँ पे सेल के अंदर मौजूद NAD, सेल के अंदर मौजूद NAD होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, वो इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, ले लेगा और क्या बना लेगा, NADH, यानी NAD रिड्यूस हो जाएगा और फास्फोग्लाइसोल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज का मतलब है हाइड्रोजन इससे निकल गया, रिड्यूस का मतलब है NAD ने एक हाइड्रोजन ले लिया है। तो यहाँ पे NADH बन गया है NAD से, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है वो क्या है, ग्लाइसरिक एसिड, ग्लाइसरिक एसिड। ठीक है, जब ग्लाइसोल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो एसिड बनता है, अल्डिहाइड से एसिड बनता है जब अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है। तो फास्फोग्लाइसोल्डिहाइड से फास्फोग्लाइसरिक एसिड बन गया है, और यहाँ पे जो 3-फास्फेट था, यहाँ पे जो 3-फास्फेट था, यानी 3-फास्फेट तो वही है, और यहाँ पे जो इसकी रिडक्शन हो गई है, इसकी जो रिडक्शन हुई है तो इससे कुछ एनर्जी आई है, एनर्जी आने से यहाँ पे एक और फास्फेट भी ऐड हो गया है। तो 3-फास्फेट के बजाय यहाँ पे एक और फास्फेट ऐड हो गया है, यानी 1,3-बिसफास्फेट। बाय मैं लिख लेती हूँ बिसफास्फेट। ठीक है, समझ में आ रहा है, नजर आ रहे हैं, फास्फोग्लाइसरिक एसिड 1,3-बिसफास्फेट ये बन गया है हमारे पास। अब यहाँ पे हम फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप से हम क्या बनाएंगे, ADP, यानी यहाँ पे एक ये जो फास्फेट है ये फिर हम निकाल देंगे। अब हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको निकाल रहे हैं। तो फास्फोग्लाइसरिक एसिड, ग्लाइसरिक एसिड, वन फास्फेट जो यहाँ पे ऐड हो गया था, जो यहाँ से एनर्जी आई थी, यानी NAD से जब NADH बन गया था तो कुछ एनर्जी आई थी। एनर्जी के आने से इस कंपाउंड ने, इस मॉलिक्यूल ने एक फास्फेट और साथ में ऐड कर लिया था। अब इस मॉलिक्यूल से हम ये इसको पसंद नहीं आ रहा, तो ये क्या करेगा, इसको फिर से हटा देगा, फास्फोग्लाइसरिक एसिड 3-फास्फेट फिर से बना लेगा। जब 1-फास्फेट फिर से इससे निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे मौजूद ADP जो है वो इसको कैच कर लेगा और क्या बना लेगा, ATP। ठीक है, यहाँ पे जो NAD है ये भी 2 NAD यूज हुए हैं, उन्होंने 2 NADH बना लिया है। 2 इसलिए क्योंकि ये जो PGAL के मॉलिक्यूल हैं वो अब हमारे पास 2 हैं, क्योंकि ड्रॉप भी PGAL में कन्वर्ट हो गया है। अब 2 PGAL के मॉलिक्यूल हमारे पास 2 बन गए हैं, इसलिए हम हर नीचे जितनी भी चीज़ें हम लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे NAD हमारे पास 2 है और NADH हमारे पास 2 बन गया है, और ये जो ADP, यानी ADP यहाँ से जो फास्फेट निकल गया है वो ADP ने गेन कर लिया है, ATP बना लिया है। तो यहाँ पर ये फास्फोग्लाइसरिक एसिड के मॉलिक्यूल भी कितने हैं, 2 ही हैं। तो यहाँ पे 2 ADP के मॉलिक्यूल्स आएंगे और 2 ATP बनेगा। फास्फोग्लाइसरिक एसिड अब क्या होगा, अब जस्ट यहाँ पे इसकी पोजीशन यानी फास्फेट को ये चेंज करेगा, फास्फोग्लाइसरिक एसिड बनेगा, और ये कार्बन पे जो 3rd कार्बन पे है अब वो फास्फेट को लेके आएगा 2nd कार्बन पे, यानी 3 कार्बन। फास्फोग्लाइसरिक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब सपोज यहाँ पे फास्फोग्लाइसरिक एसिड 3-फास्फेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे
फास्फेट जो है वो थर्ड कार्बन पे अटैच है। और फास्फोग्लाइसरिक एसिड 2 फास्फेट की अगर हम बात करें तो फास्फोरस जो है फास्फेट ग्रुप जो है वो कहाँ पे अटैच है, वो सेकेंड कार्बन पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जस्ट इसने फास्फेट की पोजीशन चेंज कर दी है और इसने कुछ नहीं किया। अब जब 2 फास्फेट बनेगा यहाँ से, तो यहाँ पे फास्फोग्लाइसरिक एसिड से एक हम H2O यानी H2O का मॉलिक्यूल हम इससे बाहर निकाल देंगे, यानी 2H2O ही निकलेगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर ये सारे 2 हैं, ऊपर से 2 ही आ रहे हैं। तो यहाँ से H2O रिलीज होगा। H2O की रिलीज हो रही यानी फास्फोग्लाइसरिक एसिड से जब H2O निकलता है, फास्फोग्लाइसरिक एसिड से जब H2O निकलता है तो क्या बनता है, फास्फोइनोल पायरुवेट। फास्फोइनोल पायरुवेट बनता है। फिर क्या बनता है, फास्फोइनोल पायरुवेट। फास्फोइनोल पायरुवेट फिर जाएगा, क्या बनाएगा, फास्फोइनोल पायरुवेट जाएगा और बना लेगा पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड नजर आ रहे हैं, ये फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बनाएगा और यहाँ पे ये जो यानी ये फास्फेट जो इनोल पायरुवेट का फास्फेट है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे ADP के साथ अटैच होके ATP बना लेगा। ATP बना लेगा कितने मॉलिक्यूल का, यानी 2, क्योंकि ऊपर से ही सारे 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। और हमारे पास क्या बनेगा, 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड। ठीक है, फास्फोइनोल पायरुवेट अगर आप लोग को याद हो ये कितने इसमें होते थे, ये C4 साइकिल में जो हम पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस की C4 साइकिल में हम पढ़ते हैं फास्फोइनोल पायरुवेट को। फास्फोइनोल पायरुवेट से एक फास्फेट ग्रुप रिलीज होगा और ये ADP जो है उस फास्फेट ग्रुप को पकड़ लेगा और इससे क्या बना लेगा, ATP। ठीक है, चूंकि ये 2 फास्फोइनोल पायरुवेट हैं तो ये 2 फास्फेट ग्रुप को रिलीज करेगा और यहाँ पे 2 ADP के मॉलिक्यूल्स उस फास्फेट को पकड़ेंगे और 2 ATP बनाएंगे और इस तरह जो कंपाउंड बनेगा वो है पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। और ये कार्बन कंपाउंड फिर देखेगा सेल को कि आए ये कौन सा सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो ये मज़ीद पायरुविक एसिड जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे ये और एनर्जी रिलीज करेगा, क्रिब्स साइकिल में जाएगा, क्रिब्स साइकिल से फिर जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और दर एनर्जी बनाएगा, यानी एक ग्लूकोज के बर्न होने से 38 ATPs बनेंगे। अगर ये इसने देख लिया कि ये क्या है पायरुविक एसिड, ये देखेगा, ये डिसाइड करेगा कि ये क्या है, ये कौन सा सेल है। अगर ये इसने देख लिया कि ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं तो ये मज़ीद जाएगा फर्मेंटेशन में। ठीक है, क्योंकि उस प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता तो ये डायरेक्ट फर्मेंटेशन में जाएगा और वहाँ से बहुत ही कम मिकदार में ATP बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेट एनर्जी हमारे पास कितनी आई, यानी कितने ATPs बने। यहाँ पे ATP यूज़ हुआ, ये 1 ATP हमारे पास यूज़ हुआ प्रिपरेटरी फेज में, ये 2 ATP हमारे पास यूज़ हुआ। अब जो ऑक्सीडेशन फेज है, ऑक्सीडेटिव फेज, वहाँ पे हम देखते हैं कितने ATPs बने। यहाँ पे तो यूज़ हुए हैं, यानी ATP हमारे पास यूज़ हुए हैं। ऑक्सीडेटिव फेज में हम देखते हैं ये हमारे पास 2 ATP यानी 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 ATP बने और 2 ATP यहाँ पर भी हमारे पास बन गए हैं। तो टोटल कितने ATPs हमारे पास बने, हमारे पास जो ATPs बने हैं वो ऑक्सीडेटिव फेज में बने हैं। टोटल हमारे पास 4 ATPs बने हैं, 4 ATPs। लेकिन जो यूज़ हुए हैं हम उसको माइनस कर देते हैं, 2 ATPs को यहाँ से माइनस कर लेते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 2 ATPs बन गए हैं, यानी 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को हमने 2 पायरुविक एसिड की 3
कार्बन के मॉलिक्यूल में हमने तोड़ा, यानी ये पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल, और ये 2 मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए। ग्लूकोज के 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को हमने तोड़ा पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में, जो कि 3-3 कार्बन के हैं, और इससे हमारे पास जो एनर्जी आई वो कितनी आई, 2 ATP। और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं होगी, डायरेक्ट ग्लूकोज में एक फास्फेट ऐड होगा। फास्फेट के ऐड होने से क्या होता है, फास्फेट ऐड होगा और फिर इसका आइसोमर्स बनेगा फ्रक्टोज, फिर फ्रक्टोज में एक फास्फेट ऐड होगा और इससे 2 कंपाउंड बनेंगे। ये है प्रिपरेटरी फेज, फिर ऑक्सीडेटिव फेज। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे क्रिप्स का, और देखते हैं कितने ATPs रिलीज होते हैं। अल्लाह हाफिज़।